सो स्टूडेंट्स, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस और आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो चेंजेस आते हैं, इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो चेंजेस अकर होते हैं, जिसमें एक वस्कुलर चेंजेस था और दूसरा ल्यूकोसाइट्स सेलुलर इवेंट्स था, दोनों चेंजेस हमने पढ़े। सो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल साइंस और आउटकम्स जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के होते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। जनरल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, इन्फ्लेमेशन का चैप्टर है और टॉपिक आज हमारा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड क्लिनिकल साइंस और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स। ठीक है। क्लिनिकल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब ये कि अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ है तो क्लिनिकली साइन और सिम्टम्स क्या है, मतलब क्लिनिकली हमें किस तरह पता चलेगा कि इस बंदे को जो कि है ये इन्फ्लेमेशन है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसको हुआ है। So clinically, acute inflammation is characterized by five classic signs। यानी ये जो फॉलोइंग साइंस जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर किसी पेशेंट में इस तरह के साइंस या सिम्टम्स मौजूद है, इट मीन्स कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि है इसके बॉडी में शुरू हुआ है या मौजूद है। ठीक है ना। यानी ये साइन और सिम्टम्स जो कि है, 5 साइन और सिम्टम्स है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस है। ठीक है। इसमें पहला नंबर क्या है? पहले नंबर पर है हीट, जिसको हम केलर भी कहते हैं। ठीक है ना। हीट ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, इन टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, हीट अकर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और फेवर जिसको कहते हैं, या पायरेक्सिया भी इसको कहते हैं, या हाइपरथर्मिया भी कहते हैं, ये सारे मेडिकल टर्म्स है जो ज्यादा टेम्परेचर के लिए यूज होता है, फेवर के लिए यूज होता है। ठीक है। सो अब इसके साथ हमने रीजन भी लिखा है कि क्यों टेम्परेचर ज्यादा होता है, फायरेक्सिया क्यों आकर होता है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। हमने कहा था कि वेजोडाइलेशन अकर होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, हमने पढ़ा था। आप वहां पर भी देख सकते हो दोबारा। ठीक है ना। कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में चूंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से हीट आकर होता है। दूसरा जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो है रेडनेस। रेडनेस अकर होगा, जिसको रोबर भी कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों होता है? ये भी ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से होता है, ये भी इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होता है। यानी हीट और रेडनेस दोनों जो के है, दोनों के लिए क्या रीजन है? क्योंकि चूंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है इंजरी साइड में, तो इसलिए इंजरी साइड जो के है ये रेडिश हो जाता है और हीट भी अकर होता है। थर्ड जो साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग अकर होता है। अच्छा, इसको ट्यूमर कहते हैं, स्वेलिंग या ट्यूमर इसको कहते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। फोर्थ नंबर साइन जो कि है ये पेन होता है, पेन जिसको डॉलर भी कहते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स दैट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग्स, क्योंकि इस तरह के केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी एक्यूमुलेशन होता है ऐसे केमिकल्स की, यानी ऐसे केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो नर्व एंडिंग्स जो कि है, नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, नर्व एंडिंग्स को। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर पेन महसूस होता है, पेन फील होता है। ठीक है ना। तो ये भी साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। अच्छा, जो लास्ट साइन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, वो है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज, यानी फंक्शन लॉस हो जाएगा। जिस ऑर्गन में या टिश्यूज में एक्यूट इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ है, तो उसमें फंक्शन लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन अगर होते हैं, और इसको कहते हैं फंक्शियोलाइसा, इसको कहते हैं फंक्शियोलाइसा, इसको कहते हैं। ठीक है। सो दीज आर दी 5 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसमें एक था हीट इन पायरेक्सिया या फेवर अकर होगा, दूसरा था रेडनेस अकर होता है, और ये दोनों जो के है, दीज टू चेंजेस आर ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी चूंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, तो इस वजह से हीट और रेडनेस होगा। अच्छा, थर्ड जो साइन था वो था स्वेलिंग, और ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। पेन होता है क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की केमिकल्स रिलीज होते हैं
जो नरो ईंडिंग जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, और नंबर 5 जो लास्ट फंक्शन था वो है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जिसको फंक्शनलाइसा भी कहते हैं। So these are the 5 signs and symptoms of acute inflammation. Once again, I repeat this slide on. Clinically, acute inflammation is characterized by 5 classic signs. Number 1, heat due to increased blood flow. दूसरा जो कि है redness due to increased blood flow. थर्ड जो कि है swelling या ट्यूमर इसको कहते हैं ड्यू टू accumulation of fluid. नंबर 4 is the pain या डॉलर इसको कहते हैं ड्यू टू accumulation of chemicals that stimulate nerve endings. और लास्ट नंबर फंक्शन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज द लॉस ऑफ फंक्शन, जिसको फंक्शनलाइसा भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने क्लिनिकल साइंस पढ़े एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। अब आउटकम्स की तरफ आते हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन का क्या आउटकम हो सकता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आउटकम्स क्या है, ठीक है ना। आउटकम्स का मतलब है रिजल्ट, यानी इससे क्या सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, आउटकम्स रिजल्ट्स क्या निकलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन से। सो 4 किस्म के आउटकम्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। एक नंबर कंप्लीट रिजोल्यूशन, कंप्लीट रिजॉल्व हो जाता है, यानी जो प्रॉब्लम होता है, जो इंजरी होता है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा जो के है वो है स्केरिंग और फिब्रोसिस वाकया हो जाती है। स्केरिंग के क्या मतलब है या फिब्रोसिस का क्या मतलब है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। एब्सेस फॉर्मेशन होता है, यानी पस फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ पस, जिसको एब्सेस कहते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन अकर होता है। एंड प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि है एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेशन, इसमें प्रोग्रेशन होगा और ये आगे जाकर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन ये 4 किस्म के रिजल्ट्स हैं या आउटकम्स है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट रिजोल्यूशन। जिस तरह हमने कहा कि कंप्लीटली जो इंजरी होती है या जो प्रॉब्लम होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। द कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस बात जाती है। हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली, यानी हिस्टोलॉजिकली भी सारे सेल्स रिकवर हो जाते हैं, टिश्यूज वगैरह भी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी हिस्टोलॉजिकली रिस्टोरेशन हो जाता है, रिस्टोरेशन या रिकवर हो जाता है बॉडी दोबारा। एंड फंक्शनली, यानी सेल्स टिश्यूज या ऑर्गन्स ये फंक्शनली और हिस्टोलॉजिकली दोनों तरीकों से वापस रिस्टोर हो जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से। आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अच्छा, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला आउटकम क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, कंप्लीट रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन क्या चीज़ है, रिजोल्यूशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन की, एक तरह का हमने इसका डिफिनीशन किया कि द कंप्लीट रिस्टोरेशन, कि जब कंप्लीट रिस्टोरेशन अकर होता है ऑफ नॉर्मल कंडीशंस हिस्टोलॉजिकली और दूसरा जो कि फंक्शनली, हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन के ऑर्गन्स या टिश्यूज वो कंप्लीटली रिस्टोर हो जाता है दोनों तरीकों से। हिस्टोलॉजिकली भी, हिस्टोलॉजिकल का मतलब है यानी जो टिश्यूज होते हैं, जो डैमेज टिश्यूज थे वो वापस रिकवर हुए, हिस्टोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी, ठीक है ना, फंक्शन के लिहाज से भी। तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, इसको कहते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज मिनिमल सेल डैमेज, और कंप्लीट रिजोल्यूशन अमूमन उन हालातों में होता है, उस हालातों में होता है जब मिनिमल सेल डैमेज हो, यानी जो डैमेज या जो इंजरी हुई है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो। ये बात याद रखें कि जो ये कंप्लीट रिजोल्यूशन जो रिजल्ट है ये कब होता है, ये अमूमन उस वक्त होता है जब जो इंजरी हुई है या जो सेल डैमेज हुआ था वो बहुत ज़्यादा मिनिमम था। यानी मिनिमम सेल इंजरी में इस तरह की इस तरह का रिजोल्यूशन आकर होता है या इस तरह का आउटकम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन का होता है कि जब सेल डैमेज मिनिमम हो, कम हो। रिपीट एलिमिनेशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स, और जो कॉजेटिव एजेंट जो कि जिसकी वजह से इंजरी हुई थी, तो अगर उस कॉजेटिव एजेंट्स की रिपीट एलिमिनेशन हो, रिपीट एलिमिनेशन हो जाए तो उस हालात में भी ये कंप्लीट रेजोल्यूशन अकर होता है।
एंड डेब्रिस और काजेटिव एजेंट के साथ साथ जो डेब्रिस था, जो डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज थे, वो भी रेपिडली एलिमिनेट हो गए इंजरी साइट से। तो फिर कंप्लीट रिजोल्यूशन अकर होता है एंड द टिश्यू इज केपेबल ऑफ रीजनरेशन। और ये उन टिश्यूज में होता है जो टिश्यू जो कि है इस चीज के काबिल हो, यानी इसके केपेबल हो कि वो दोबारा रीजनरेट हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसे टिश्यूज हैं जो इंजरी के बाद दोबारा इसकी रीजनरेशन नहीं हो सकती है, जिस तरह न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ऐसे सेल्स हो, ऐसे टिश्यूज हो जो रीजनरेशन के काबिल हो, जो केपेबल हो, जो दोबारा रीजनरेट हो सकते हो। सो पहला जो आउटकम था एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, जिसको कंप्लीट रिजोल्यूशन कहते हैं, तो सबसे पहले हमने इसकी डिफिनीशन की कि रिजोल्यूशन कैसे कहते हैं, और फिर हमने कहा कि ये रिजोल्यूशन किन हालात में पॉसिबल होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। सो रिजोल्यूशन का क्या मतलब है कि जब कंप्लीट रिस्टोरेशन हो जाए हिस्टोलॉजिकली और फंक्शनली नॉर्मल कंडीशन की, जब दोबारा रिस्टोरेशन अकर हो जाए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद, तो इसको रिजोल्यूशन कहते हैं। और ये किन हालातों में होता है? ये 3 हालातों में हो सकता है। अगर से एक कौन सा कंडीशन है, अगर सेल डैमेज जो कि है ये मिनिमम हो, तो फिर इस तरह हुआ क्या होता है, या अगर काजेटिव एजेंट जो कि हैं और जो डेब्रिस है तो इसकी रैपिड एलिमिनेशन हो, तो फिर भी ये आउटकम्स पॉसिबल है। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा जो टिश्यूज में इंजरी अकर हुई है, अगर वो टिश्यू इसके केपेबल हो कि वो दोबारा रीजनरेट हो सके, तो इस रिजल्ट में भी कंप्लीट रिजोल्यूशन अकर होता है। So once again, I read this slide. Complete resolution. The first outcome of the acute inflammation, the complete restoration of normal condition histologically and functionally after the acute inflammation is called resolution. It occurs when there is minimal cell damage, rapid elimination of causative agent and debris, and the tissue is capable of regeneration. द रिजोल्यूशन इन्वॉल्व्स, अब रिजोल्यूशन में क्या होता है, रिजोल्यूशन इन्वॉल्व होता है किस चीज में, द रिजोल्यूशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ केमिकल मेडिएटर्स, जो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं वो उसकी रिमूवल हो सके, क्योंकि बाज कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, तो इसको केमिकल मेडिएटर्स कहते हैं। तो रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो केमिकल मेडिएटर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान पैदा हुए थे उसकी रिमूवल हो जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वस्कुलर परमेबिलिटी, और जो वस्कुलर परमेबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिस पर हमने एक लेक्चर लिया था इस पर कि वस्कुलर परमेबिलिटी क्या चीज है और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्यों और किस तरह इंक्रीज होता है, इस पर हमने एक लेक्चर लिया था। तो जो वस्कुलर परमेबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, यानी ये भी नॉर्मल हो जाएगी, वस्कुलर परमेबिलिटी भी नॉर्मल हो जाएगी। स्टॉपेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इमाइग्रेशन, और जो ल्यूकोसाइट्स सेलुलर इवेंट्स में हमने पढ़ा था कि इमाइग्रेशन एक स्टेप था जिसमें ल्यूकोसाइट जो कि है ब्लड से इंजरी साइट की तरफ चले जाएंगे, तो ल्यूकोसाइट जो इमाइग्रेशन है ये भी स्टॉप हो जाएगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा। एंड क्लियरिंग ऑफ एडिमा फ्लूइड, और जो स्वेलिंग अकर हुआ था या एडिमा अकर हुआ था एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड डेब्रिस बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड मैक्रोफेजेस, और इसी तरह जो एडिमा अकर हुआ था, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्रिस जमा हुए थे, निपस जमा हुआ था, ये सारी चीजें जो कि है ये क्लियर हो जाएंगे, किस वजह से, बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से और मैक्रोफेजेस, यानी मैक्रोफेजेस और लिम्फेटिक सिस्टम इन दोनों की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान जो तबाही हुई थी, किस तरह तबाही हुई थी कि एडिमा अकर हुआ था और इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्रिस पस फॉर्मेशन अकर हुआ था, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सो रिजोल्यूशन में क्या होता है, द रिजोल्यूशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ केमिकल मेडिएटर्स, normalization of vascular permeability, stoppage of leukocytes e-migration, and clearing of edema fluid, inflammatory cells and debris by combined efforts of lymphatic drainage and macrophages.
अच्छा, दूसरे नंबर आउटकम्स या रिजल्ट की तरफ आते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन का दूसरा क्या आउटकम हो सकता है या रिजल्ट हो सकता है, वो है स्केरिंग ऑफ फेब्रोसिस। स्केरिंग और फेब्रोसिस। सो स्केरिंग या फेब्रोसिस का क्या मतलब है, स्केरिंग या फेब्रोसिस का क्या मतलब है, ठीक है, ये आर है, ठीक है ना, आर। Scarring or fibrosis. Scarring or fibrosis occurs when scarring या fibrosis किसे कहते हैं, जब इस तरह के इंजरी के बाद जो टिश्यूज या जिस ऑर्गन जहां यानी जो इंजरी साइड था वहां पर इन्फ्लेमेशन के बाद या इंजरी के बाद एक दाग सा बन जाता है, दाग धब्बे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको असल में कहते हैं स्केरिंग या फेब्रोसिस, इसको कहते हैं। तो ये स्केरिंग कब हुआ क्या होता है, दिस स्केरिंग ऑफ फेब्रोसिस occurs when tissue damage is extensive, यानी अगर टिश्यू डैमेज जो के है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो फिर इसकी वजह से स्केरिंग अकर होती है, जब इंफ्लेमेशन स्टॉप हो जाता है तो फिर इंजरी साइट पर जो के है स्केरिंग हुआ क्या हो जाता है। इंफ्लेमेशन अकर्स इन टिश्यूज that do not regenerate, या स्केरिंग दूसरी कहां पर ऐसी जगहों पर होता है, उन जगहों में ज्यादा होता है उन टिश्यूज में which are not capable to regenerate, जो दोबारा रीजनरेशन जो के हैं इसमें अकर नहीं होता है, they do not रीजनरेट। उन टिश्यूज में अगर इंफ्लेमेशन अकर हो जाए जो इसके काबिल ना हो, जो इस चीज के केपेबल ना हो कि वो दोबारा रीजनरेट हो सके, तो फिर इस तरह के टिश्यूज में भी एक्यूट इंफ्लेमेशन के बाद स्केरिंग या फिब्रोसिस अकर होता है। थर्ड, extensive fibrinous exudate that cannot be completely absorbed, या एक्सटेंसिव फिब्रिनस एक्सुडेट, यानी एक्सुडेट की फॉर्मेशन अकर हुई है और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फिब्रिनस यानी जिसमें फिब्रिनस एक्सुडेट मौजूद हो वहां पर, यानी एक्सटेंसिव फिब्रिनस एक्सुडेट डेट कैन नॉट बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब, जो फिर कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये तीन ऐसे कंडीशंस है या सूरत हाल है जिसमें स्केरिंग या फेब्रोसिस अकर होता है। तो अगेन आई रिपीट, दूसरा जो आउटकम या रिजल्ट है एक्यूट इंफ्लेमेशन का वो क्या है, स्केरिंग या फेब्रोसिस। स्केरिंग या फेब्रोसिस अकर व्हेन टिश्यू डैमेज इज एक्सटेंसिव, inflammation occurs in tissues that do not regenerate, या थर्ड extensive fibrinous exudate that cannot be completely absorbed। exudate मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि exudate क्या चीज है, ठीक है ना, क्या चीजें इसमें शामिल होते हैं। ये फ्लूइड है जो बनता है ड्यूरिंग एक्यूट इंफ्लेमेशन। बाकी आप पहले वाले लेक्चर में इसको इस पर डिटेल देख सकते हो। सो नेक्स्ट जाते हैं और थर्ड जो रिजल्ट है या आउटकम है एक्यूट इंफ्लेमेशन का, इसकी तरफ आते हैं। थर्ड क्या है, एब्सेस फॉर्मेशन, यानी पस फॉर्मेशन। एब्सेस का मतलब है पस फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ पस। पस आप लोग जानते हैं कि पस क्या चीज है, ठीक है ना। सो कलेक्शन ऑफ पस अकर इन सर्टेन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, यानी मुख्तलिफ किस्म के ऐसे बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन मौजूद है जो रिकवर होने के बाद या एक्यूट इंफ्लेमेशन के बाद इसकी वजह से पस फॉर्मेशन अकर होती है। These organisms are therefore said to be pyogenic। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म मतलब इस तरह के बैक्टीरिया हो या अगर इस तरह के फंजाई हो जो पस फॉर्मेशन काज करता है, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पायोजेनिक कहते हैं, पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So pyogenic microorganism किसे कहते हैं, the microorganism which causes the formation of pus, these organism are called pyogenic। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को पायोजेनिक कहते हैं, यानी मैंने इसके साथ लिखा है आर पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पायोजेनिक या पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आमतौर पर पस की जो फॉर्मेशन है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है या ये मोस्टली फंजाई की वजह से भी हो सकती है। तो थर्ड आउटकम एक्यूट इंफ्लेमेशन का ये भी हो सकता है कि एब्सेस फॉर्मेशन या पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। सो एब्सेस फॉर्मेशन, द थर्ड आउटकम ऑफ एक्यूट इंफ्लेमेशन, collection of pus occurs in certain bacterial या fungal infection। These organisms are therefore said to be pyogenic या pus forming microorganisms। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ नंबर रिजल्ट ऑफ एक्यूट इंफ्लेमेशन इज दी
प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ प्रोग्रेशन होगी। मतलब ये कि ये जो तीन इन्फ्लेमेशन के ये तीन जो रिजल्ट थे, पहला क्या था, कंप्लीट रेजोल्यूशन, दूसरा स्केरिंग या फिब्रोसिस, थर्ड एब्सेस फॉर्मेशन, फोर्थ नंबर क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी एक आउटकम हो सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, कि इंजरी इतना ज्यादा हो या स्टिमुलस इतना शदीद हो, इतना एक्सटेंसिव हो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसको रिकवर ना कर सके और एक्यूट इन्फ्लेमेशन फेल हो जाए, तो फिर प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर बात क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ भी जाती है, यानी एक्यूट के बाद फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकता है। यानी ये भी एक आउटकम क्रोनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हो सकता है कि एक्यूट के बाद फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सके। When the causative agent is not neutralized by acute inflammatory response, न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन उस कॉजेटिव एजेंट, जो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई, कोई भी कॉजेटिव एजेंट्स हो, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये उसको न्यूट्रलाइज ना कर सके, डिस्ट्रॉय ना कर सके, खत्म ना कर सके, ठीक है ना, तो अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉजेटिव एजेंट को, जो इंजरी का कॉजेटिव एजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज न कर सके, तो फिर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएगा, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चार आउटकम्स है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, सॉरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, चार आउटकम्स या रिजल्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो क्लिनिकल साइंस है, 5 साइंस थे और 5 वाले हमने डिस्कस किए, और आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और जो रिजल्ट्स थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, जो चार रिजल्ट्स या चार आउटकम्स थे, हर एक जो कि हमने डिटेल में पढ़ा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।